बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 27 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ऊपर केस दर्ज किया गया है। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज कोर्ट में एआईएमआईएम के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के अनुसार गिरिराज सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने हालिया बयान से कई संवेदनशील मुद्दों पर विवाद खड़ा किया है। एआईएमआईएम ने गिरिराज सिंह के बयान को अपनी भावनाओं पर आघात बताया है और इसकी कड़ी निंदा भी की है। मामला 22 अक्टूबर का है, जब गिरिराज सिंह ने किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान एक भाषण दिया। साथ ही इस भाषण में उन्होंने न सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बात की बल्कि अन्य मुद्दों पर भी बयान दिए हैं, जिन्हें एआईएमआईएम ने आपत्तिजनक करार दिया है। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनके बयान से सांप्रदायिक भावनाएं आहत हुई है और फिर ये समाज में विभाजन की भावना पैदा करने वाला है। इसके अलावा गिरिराज सिंह ने अपने भाषण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। एआईएमआईएम का मानना है कि गिरिराज सिंह ने अपने बयानों से सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया है। जब बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम ने गिरिराज सिंह के इस बयान की निंदा करते हुए कहा कि वे इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। इस मामले से माहौल काफी गरमाया हुआ है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस विवादित बयानों ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल मचा दी है। दोस्तों बिहार के लोग और बिहार के युवा टारगेट पर हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप टारगेट पर हैं, क्योंकि ठगों द्वारा अलग अलग तरीके से आपको ऑनलाइन ठगी का काम किया जा रहा है आपके साथ। जब आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। ये सभी टेलीग्राम और फिर अन्य माध्यमों से लोगों से ठगी किया करते थे। जब गिरफ्तार किए गए आरोपियों में साइबर फ्रॉड सिखाने वाले 2 प्रशिक्षक भी शामिल है। ये कमीशन का लालच देकर के कम पढ़े लिखे लोगों के नाम पर बैंकों में करंट अकाउंट खुलवाते हैं। उनके अकाउंट को टेलीग्राम ग्रुप पर 1 से 5 लाख रुपए में बेच देते हैं। इस मामले का खुलासा साइबर थाना पुलिस ने किया है। केदारनाथ रोड में बैंक ऑफ बड़ौदा में फर्जी कंपनी का नाम पर चालू खाता खोलने के प्रयास करते हुए 3 साइबर शास्त्रों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी निशानदेही पर साइबर थाने की पुलिस टीम ने मोतिहारी से 2 ट्रेनर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 8,40,000 रुपए मिले हैं। ये रुपए साइबर फ्रॉड करके फर्जी तरीके से खोले गए बैंक खातों से लेन देन पर कमीशन में मिले हैं। दोस्तों बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने में बिजली अधिकारियों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव में लोग स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। या तो अधिकारियों के साथ मारपीट की जा रही है या फिर उन्हें गांव से खदेड़ दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अब बिजली विभाग ने दूसरा उपाय निकाला है। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग ने दूसरा उपाय निकाला है। आपको बता दूं कि किशनगंज जिला के कोचाधवन प्रखंड के मझगामा पंचायत की कन्हैयाबाड़ी में बिजली विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन करके लोगों को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए जागरूक किया है। यह नुक्कड़ नाटक के कलाकारों के द्वारा लोगों को बिजली बचाने एवं स्मार्ट मीटर के बारे में जानकारी शेयर किया है। इस अवसर पर बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर चंदन कुमार दास ने कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने से ऊर्जा की बचत, बकाया राशि किस्तों में भुगतान करने की सुविधा, अग्रिम जमा राशि का पर ब्याज की सुविधा, बेहतर ग्राहक सेवा, पर्यावरण लाभ, प्रतिभूति राशि भी नहीं लगना और बाकी कई सारे फायदे गिनाए हैं। जी हाँ, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर के जैसे कि आपको पता है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे बिहार के लोग विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं चाहता है कि स्मार्ट मीटर लगे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कंपनी आकर के स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं और इस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने से कितने फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि आपसे सवाल है, क्या आप भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ हाँ या ना? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप ये भी बताइए कि क्या स्मार्ट मीटर लगाने से आपको इससे फायदा होगा या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप अपना राय रख सकते हैं नीचे में। दोस्तों भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान फिर सुर्खियों में आ गया है। जहां आपको बता दूं कि राकेश टिकैत ने मुसलमानों में डर का माहौल फैलाने वाला बयान दिया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का एजेंडा हिंदू मुस्लिम करके देश की प्रॉपर्टी को बेचने का है और उन्होंने कहा है कि जनता को हिंदू मुस्लिम करने में लगा दिया गया है। राकेश टिकैत ने मुसलमानों को हिदायत देते हुए कहा कि बीजेपी का निशाना मुस्लिम समुदाय है, इसलिए मुस्लिम चुप होकर के अपने घरों में बैठे रहें। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को हिंदुओं की सरकार बताते हुए कहा कि देश में 20% मुस्लिम है और इन 20% मुस्लिमों से 80% हिंदुओं का खतरा है, वो भी तब जब देश में हिंदुओं की सरकार है। राकेश टिकैत ने मुस्लिम समाज को सलाह देते हुए कहा कि इन सब बातों से दूर रहकर के अपनी पढ़ाई और फिर नौकरी पेशे पर ध्यान देना चाहिए
मुस्लिम समाज को मेरी सलाह है कि किसी के बहकावे में ना आए और बयानबाजी करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि वे सरकार के टारगेट पर हैं। सरकार के इस शिकंजे में ना आए। पत्रकारों ने राकेश टिकैत से बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर सवाल पूछते हुए पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर इस बयान पर मुसलमान कुछ कह दे तो फिर उनके ऊपर केस दर्ज हो जाएंगे या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके घरों को तोड़ दिया जाएगा। इसलिए अच्छा यही है चुप रहें और अपना काम करें। दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करने वाले शिक्षकों को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा निदेशालय ने शिक्षकों के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। आपको बता दूं कि बिहार में सभी शिक्षकों के लिए 5 नए आदेश जारी किए हैं। नंबर 1, बिहार में TRI 1 और फिर TRI 2 से सरकारी स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों को उच्चतर योग्यता हासिल करने के लिए अध्ययन अवकाश नहीं मिलेगा। वहीं पर नंबर 2, बिहार में TRI 1 और TRI 2 शिक्षकों को उच्च स्तरीय योग्यता के लिए असाधारण अवकाश मिलेगा, जिसमें किसी प्रकार का वेतन या फिर अन्य देयता नहीं होगी। नंबर 3, निदेशालय ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में नियमानुसार TRI 1 एवं TRI 2 से नियुक्त शिक्षकों को अध्ययन अवकाश की स्वीकृति देनी है। नंबर 4, विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कहा कि अनुरोध आवेदन प्राप्त होने पर संबंधित शिक्षकों को बिहार सेवा संहिता नियम 180 एवं 236 के तहत वर्णित अवधि का नियमानुसार असाधारण अवकाश स्वीकृति किया जाए। दोस्तों, बिहार सरकार की खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह हादसे का शिकार हो गई है। वह पूर्णिया जिला स्कूल परिसर में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के दौरान अचानक सीढ़ी से गिरे जाने के कारण घायल हो गई है। मंत्री लेसी सिंह के दाहिने हाथ में चोट लगी है और हल्का फ्रैक्चर भी हो गया है। फिलहाल लेसी सिंह को पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। CM नीतीश कुमार ने फोन से उनका हालचाल पूछा है। हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि पूर्णिया के जिला स्कूल में उन्नयन बिहार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची थी, जहां स्मार्ट क्लास के मुआयने के दौरान यह हादसा हुआ है। यह बताया जा रहा है कि मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, DM कुंदन कुमार और ESP कार्तिक शर्मा उन्नयन स्मार्ट क्लास का लाइव कार्यक्रम देखने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान मंत्री लेसी सिंह उतरने के दौरान अचानक सीढ़ी से फिसल गई और फिर मंत्री के हाथ और पैर और कमर में चोट आई है। यहाँ उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। जब डॉक्टर्स ने बताया है कि उन्हें अंदरूनी फ्रैक्चर आई है। मंत्री लेसी सिंह को देखने के लिए कार्यकर्ता और फिर शुभचिंतक हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं। जब पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा और फिर मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उनके साथ अस्पताल पहुंचे। जब संतोष कुशवाहा ने मीडिया के समक्ष जानकारी देते हुए बताया है कि मंत्री लेसी सिंह के हाथ में चोट आई है और फिर फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल मंत्री लेसी सिंह डॉक्टर की निगरानी में है। दोस्तों, बिहार के सभी यूनिवर्सिटियों को परीक्षा का रिजल्ट परीक्षा खत्म होने के 30 दिनों के अंदर ही जारी कर देना होगा। यह उच्च शिक्षा निदेशालय ने इसका निर्देश सभी यूनिवर्सिटियों को दिया है। जब पिछले दिनों सभी यूनिवर्सिटियों के कुल सचिव के साथ हुई बैठक में उच्च शिक्षा निदेशालय ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। बिहार के यूनिवर्सिटियों में सेशन लेट और फिर समय से परीक्षा लेकर के रिजल्ट प्रकाशित करना बड़ी चुनौती है। सेशन लेट के कारण बड़ी संख्या में छात्रों का पलायन भी हर साल होता है। परीक्षा कैलेंडर में परीक्षा से लेकर के रिजल्ट तक की अवधि तय कर दी गई है। हालांकि कुछ कुल सचिवों का कहना है कि हम लोगों के पास राजभवन का भी कैलेंडर है। इस पर जब हम लोगों ने निदेशालय से पूछताछ की तो कहा गया है कि इस तरह से परीक्षा ली जाए कि दोनों कैलेंडरों की बात रह जाए। दोस्तों, बिहार के जेलों में पहले से दिन प्रतिदिन काफी सुधार हो रहा है। इस बार बिहार के जेलों में पड़ने वाले कैदियों की संख्या बढ़ी है। जो रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2024 में NIOS और फिर IGNOU से 3331 कैदियों ने 10वीं 12वीं और फिर हायर एजुकेशन में नामांकन कराया है। जब इसमें 10वीं के 1466 और 12वीं के 106, हायर एजुकेशन के 1759 कैदी शामिल है। 10वीं में सबसे ज्यादा रुचि मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के कैदियों ने दिखाया है। आपको बता दो कि मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से 142 कैदियों ने नामांकन किया है। इसी तरह 12वीं में डिस्ट्रिक्ट जेल अररिया के कैदियों का सकारात्मक रुख रहा है। यहाँ से 15 कैदियों ने दाखिला ली है। हायर एजुकेशन में सेंट्रल जेल ब्योर अव्वल पर है। यहाँ से 327 कैदी इस बार एडमिशन लिए हैं। आपको बता दूं कि NIOS और IGNOU बिहार के जेलों के अंदर कैदियों को फ्री में शिक्षा देती है। जेल के अंदर IGNOU की 18 और फिर NIOS की 57 सेंटर है। दोस्तों, पुलिस की नई भर्ती के इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ा और शानदार अपडेट निकल करके सामने आया है। आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस की नई भर्ती होने वाली है, जिसके लिए बिहार सरकार कुल 78,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी निकालने वाला है। इस बम्पर बहाली का ऐलान खुद बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश भी पुलिस विभाग को दे दिया है। जिन जिन पुरुष और महिला का सपना था बिहार पुलिस की नौकरी पाने का, तो उनका
उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका सामने आया है। अब सवाल है कि इस भर्ती का आधिकारिक विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। तो रिपोर्ट से पता चला है कि बिहार पुलिस भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बिहार में अगले साल यानी कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में यही अनुमान लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले बिहार पुलिस की भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती के द्वारा किया जाता है। योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो अगर आपको सब इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन करना है तो फिर आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री लेना जरूरी है। हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास 12वीं पास या फिर डिप्लोमा पास करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यह डिटेल में जानकारी आपको आपके इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जो कि बहुत ही जल्द इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, बिहार के युवाओं के लिए भारतीय सेना ज्वाइन करने का अच्छा मौका सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का ये अच्छा मौका है। कटिहार में अग्निवीर की बहाली के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस भर्ती रैली में 1 दर्जन जिलों के अभ्यर्थी भाग लेंगे। इस संबंध में कटिहार समाहरणालय स्थित NSE सभागार में बैठक हुई। जब भर्ती रैली को लेकर के जिला प्रशासन की ओर से जिले के DM ने आश्वासन दिया है कि वे सभी आवश्यक प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगी। आपको बता दूं कि देश भर में 22 अप्रैल से 3 मई 2024 तक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन आयोजित होने के बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इस रैली में भाग लेने का मौका मिलेगा। इन उम्मीदवारों के लिए 25 नवंबर से गरवाल ग्राउंड कटिहार में सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें वे भाग ले सकते हैं। रैली 4 दिसंबर तक चलेगी। सफल अभ्यर्थियों का 26 नवंबर से 8 दिसंबर तक मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों, बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन की ई-मापी के लिए आने वाले आवेदनों को अस्वीकृत करने की स्थिति की जांच होगी। जब विभाग के इस फैसले से अमीनों के होश उड़ गए हैं। यह खबर के अनुसार बिहार में जमीन की ई-मापी के लिए आए करीब 1/4 आवेदन अस्वीकृत हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ई-मापी की समीक्षा के दौरान जाँच करने के आदेश भी किए हैं। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन की ई-मापी के लिए आने वाले आवेदनों को अस्वीकृत का आधार सही या फिर नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। ये जांच रैंडम पद्धति से होगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि ई-मापी के लिए आए आवेदन क्यों रद्द हो रहे हैं और इसमें कैसे सुधार किया जाए। दोस्तों, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। इन सीटों पर कुल 51 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिनमें 9 महिलाएं भी अपनी किस्मत आजमा रही है। आपको बता दूं कि बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान इन 4 विधानसभा क्षेत्र के विधायक सांसद बन गए थे, जिससे ये सीटें खाली हो गई है और फिर अब उपचुनाव के जरिए नए प्रतिनिधि चुने जाएंगे। चुनाव परिणामों की घोषणा 23 नवम्बर को की जाएगी। ऐसे में बेलागंज विधानसभा सीट से कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जबकि तराड़ी से 14, इमामगंज से 11 और रामगढ़ से 3 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इस बार चुनावी मैदान में महिला उम्मीदवारों की उपस्थिति ने मुकाबले को और रोचक बना दिया है। साथ ही आपको बता दूं कि नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर तक की जाएगी, जिसके बाद नामांकन वापस नहीं लिया जा सकेगा। चुनावी माहौल गर्म गया है और फिर सभी उम्मीदवार अपनी अपनी राजनीति के तहत प्रचार में जुट गए हैं। देखा जा रहा है कि महिला उम्मीदवारों की सक्रियता ने इस चुनाव में खास दिलचस्पी पैदा की है, जिससे ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये जीत करके राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना पाती है या फिर नहीं। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक के राज में अपराधी बंदूक के बल पर जनता को लूटते थे तो दूसरे के राज में अधिकारी कलम से लोगों को लूट रहे हैं। अगर इनसे छुटकारा पाना है तो विकल्प के रूप में जनसुराज को समर्थन कीजिए। प्रशांत किशोर ने ये बातें तराड़ी विधानसभा उपचुनाव के लिए तराड़ी से अपने दल के प्रत्याशी किरण सिंह के नामांकन के पूर्व पीरो के +2 उच्च विद्यालय मैदान पर जनसभा को संबोधित करते हुए कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोग लालू नीतीश का विकल्प तलाश रहे थे, अब उन्हें जनसुराज के रूप में सही विकल्प मिल गया है। यदि आपको अपने बाल बच्चों की जरा भी चिंता है तो फिर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जनसुराज के उम्मीदवारों को जिताएं। हम आपको गारंटी देते हैं कि हर बेरोजगार युवा के लिए बिहार में कम से कम 10 से 12 हजार रुपए महीने का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। यह आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बिहार वासियों को उनका वाजिब हक मिले, इसके लिए सारे संभव उपाय किए जाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, या ना किसी बाहुबली से और न ही भाकपा माले से। हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं।
दोस्तों बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में 10,000 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण सड़कें बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार के ग्रामीण इलाके में आवागमन को सुगम बनाने के लिए 10,000 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा। इन सड़कों का निर्माण अगले साल यानी कि 2025 में शुरू होने और फिर 2026 तक पूरा होने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में ये सड़कें पहले बनाई गई थी, लेकिन कई साल बाद अब ये जर्जर हो गई है। साथ ही इन सड़कों के रखरखाव की अवधि भी समाप्त हो गई है। सड़कों की जर्जर स्थिति को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत इन सड़कों को सुधारने का काम नए सिरे से किया जाएगा, ताकि लोगों को आगमन में सहूलियत हो। जब विभाग की तरफ से इन सड़कों का निर्माण करने के लिए उपयोग के आधार पर सड़कों की प्राथमिकता तय की जाएगी। यह सड़कों के निर्माण के बाद 5 साल तक उनकी मरम्मत और रखरखाव का भी प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार विभागीय रिपोर्ट में राज्य के लगभग सभी जिलों में मेंटेनेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। यह सड़कों की जानकारी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार विभागीय रिपोर्ट में बिहार के लगभग सभी जिलों में मेंटेनेंस अवधि समाप्त हो चुकी सड़कों की जानकारी सामने आई है। अब इन सड़कों के निर्माण की व्यवस्था मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत तय की गई है। इन सड़कों के निर्माण इनकी चौड़ाई पहले से अधिक की जाएगी। दोस्तों राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी झारखंड में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। मीडिया के सवालों के जवाब में ये बातें कही है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पुराने अंदाज में कहा है कि तेजस्वी तो वहां पहले से ही प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, मैं भी जाऊंगा। झारखंड में INDI की जीत तय है। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में INDI के बैनर तले राजद को 6 सीटें मिली है। हालांकि कोडरमा से उनके पूर्व घोषित प्रत्याशी सुभाष कुमार यादव को हाईकोर्ट ने नामांकन की अनुमति नहीं दी है। जब भाजपा सांसद प्रदीप सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी लालू प्रसाद यादव ने कटाक्ष किया है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बोलते कब हैं। नीतीश कुमार के बयान के संदर्भ में पूछे जाने पर लालू प्रसाद यादव का अंदाज बड़ा ही सदा हुआ रहा। उन्होंने कहा है कि ये सब बातें वही जाने। जहाँ अभी ये एक दो की आवाज है, जिसे कई मुंह मिल जाए तो फिर आश्चर्य नहीं है। मांग ही कुछ ऐसी है। दोस्तों बिहार में जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है। विपक्ष शराबबंदी को पूरी तरीके से फेल बता रहा है। जहां सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने शराबबंदी को लेकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले सरकारी कार्यालयों को शराब से मुक्त कराएं, क्योंकि आज थाना अंचल और फिर प्रखंड कार्यालय ही बिहार में शराब की आपूर्ति का केंद्र बन गया है। आज बिहार के अधिकतर थाना प्रभारी और फिर पुलिसकर्मी शराब का सेवन कर रहे हैं और थाना सहित विभिन्न सरकारी महकमा के संरक्षण में ही शराब की आपूर्ति गाँव-गाँव में हो रही है। जहाँ कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कहा कि बिहार में थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी दारू पी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार पहले थाना अंचल ब्लॉक और सरकारी महकमा को कंट्रोल करें, पब्लिक को बाद में कीजिएगा। जब यही से शराब का जखीरा गांव में पास हो रहा है। जब कांग्रेस सांसद सासाराम सिविल कोर्ट में बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार सासाराम सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन की ओर से उनका स्वागत किया। सांसद ने भी अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया है। दोस्तों बिहार के गया में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पति ने मेहनत मजदूरी करके पत्नी को पढ़ाया। BMP में नौकरी लगते ही पत्नी ने पति से दूरी बना ली और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जब पत्नी से धोखा मिलने के बाद पति दर दर भटक रहा है। पति शेरघाटे थाना क्षेत्र के भुजोल गांव का रहने वाला है। बेबस पति ने SSP आशीष भारती के ऑफिस में न्याय के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित युवक मिथिलेश प्रजापति का कहना है कि पत्नी को पढ़ाने के लिए घर से खर्चा दिया, बहुत मेहनत मजदूरी की। साल 2021 में पत्नी की BSP में नौकरी लग गई। फिलहाल पत्नी बोध गया में पोस्टेड है, लेकिन मेरे संपर्क में नहीं है। उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर लिस्ट में डाल दिया है। यह युवक का कहना है कि उसकी पत्नी प्रीति कुमारी हंटरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। 2017 में शादी हुई थी। जब उसने आगे पढ़ने की इच्छा जताई तो फिर मैंने मेहनत मजदूरी करके सहयोग दिया। मिथिलेश ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया है कि नौकरी लगने के 1 साल तक तो फिर सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर वे मुझे भूल गई। जब उसकी पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन वे मुझे 1 भी रुपए नहीं देना चाहती है। जब मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, उल्टे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। मैं किराने की दुकान चलाता हूँ। उधर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए लेडी कांस्टेबल पत्नी ने बताया है कि उसका पति ही ATM अपने पास रखा है, जब सभी पैसे निकाल लेता है, मारपीट करता है। इसकी शिकायत वह सीनियर अधिकारियों से कर चुकी है। मैं अब पति के साथ नहीं रहना चाहती हूँ।
दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की बहार आ गई है। सीएम नीतीश कुमार ने सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने अब तक बहुत नौकरियां दे दी है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही बिहार में एक बार फिर से जॉब की बहार आई है। नीतीश कुमार की सरकार ने सरकारी विभागों में 2,80,000 खाली पड़े पदों के लिए विज्ञापन निकाला है। यह कहा जा रहा है कि 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद से नीतीश सरकार अपनी सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ रही है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को उम्मीद है कि अगर सब कुछ योजना के तरीके से हुआ तो फिर नीतीश कुमार मौजूद 5 साल में कार्यकाल में ही 5 लाख खाली पड़े पदों को भरने का श्रेय लेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2005 में पहली बार सीएम बनने के समय से गिनती की जाए तो फिर जॉब देने की संख्या 10 लाख हो जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार की ओर से जॉब के नए विज्ञापन के बाद सबसे ज्यादा नौकरियां देने का श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नौकरी के वादे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 17 महीने के रिकॉर्ड से ध्यान आकर्षित कर रहा है। तेजस्वी तब से कह रहा है कि नौकरियों पर नीतीश सरकार का ध्यान उनका विचार था और फिर जेडीयू सुप्रीमो ने रिक्तियों को भरने के लिए उनकी दबाव के आगे घुटने टेक दिए थे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी के दावे को लेकर के बिहार सरकार की ओर से नई भर्तियों की घोषणा जदयू का जवाब है। इस साल के लोकसभा चुनाव में राजद नेता ने बार बार कहा और फिर दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें मिले 17 महीने में उन्होंने 3 लाख खाली पड़े पदों को भरा था और अगर वे अपना कार्यकाल पूरा करते हैं तो फिर और भी अधिक काम कर सकते थे। दोस्तों बिहार में छठ और दीपावली की छुट्टी को लेकर के शिक्षकों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस महापर्व पर दी गई छुट्टियों को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी दिया जा रहा है। शिक्षकों ने इस पत्र के माध्यम से छठ और दीपावली की छुट्टियों को बढ़ाने की मांग की है। जी हाँ, जानकारी के मुताबिक पहले धनतेरस से छुट्टी दी जाती थी, लेकिन इस बार पर्व के लिए पर्याप्त छुट्टियां नहीं दी गई है, जिससे नाराजगी बढ़ गई है। साथ ही विशेष रूप से छठ पर्व के महत्वपूर्ण दिन नहाए खाएं और खरना के दौरान स्कूलों को खुला रखने के निर्णय पर भी विवाद जारी है। इस कारण से शिक्षक संघों ने एकजुट होकर की आवाज उठाई है और शिक्षा विभाग के इस निर्णय से संशोधन की मांग की है। इसके अलावा शिक्षक संगठनों का कहना है कि दीपावली और फिर छठ जैसे बड़े पर्व पर परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है और इस अवधि के दौरान पर्याप्त छुट्टियां नहीं दी गई है। दोस्तों दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, उनमें से एक बीमारी है लकवा की, जो कि शरीर के किसी भी अंग को लग जाती है। यदि किसी इंसान को लकवे की बीमारी हो जाती है तो फिर जिस जगह पर लकवा की बीमारी होती है लग गई है वह हिस्सा बेजान हो जाता है। जो वैसे देखा जाए तो फिर लकवे की बीमारी लगभग 50 उम्र के बाद होती है। इसलिए अभी इस खबर में हम आपको लकवा मारने से पहले शरीर में देने वाले लक्षण के बारे में बताएंगे। आपको बता दें कि लकवा मारने से पहले बोलते समय आवाज लड़खड़ाती है। इसके साथ ही सिर दर्द और फिर चक्कर आना जैसे परेशानियों का सामना करना होता है। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके साथ ही जिस हिस्से को लकवे की बीमारी होने वाली है उस हिस्से में हल्की झुंझुनाहट महसूस होती है। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है तो फिर आपको तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों जहरीली शराब से लोगों की जान जारी है। जहां अपराध और फिर भ्रष्टाचार को लेकर के बिहार की डबल इंजन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब एक नए मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने सोनपुर मेला में स्थानीय कलाकारों की परिस्थिति को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से निकाले गए विज्ञापन की कटिंग को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए तीखा तंज कसा है। दरअसल बिहार के सारण जिला प्रशासन की तरफ से हरिहर क्षेत्र के सोनपुर मेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति के लिए स्थानीय कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। एक खास बात यह है कि इन स्थानीय कलाकारों को फ्री में निःशुल्क प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया है। यानी कि जो भी स्थानीय कलाकार सोनपुर मेला में प्रस्तुति देंगे उन्हें किसी भी तरीके की पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाए, यानी कि कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे। यह सारण जिला प्रशासन की तरफ से निकाले गए विज्ञापन को आधार बनाते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा है कि बिहार की एनडीए सरकार बिहार की लोक भाषा, लोक विधा, लोक संस्कृति और पारंपरिक लोक कलाकारों को प्रमोट और फिर प्रोत्साहित करने के लिए कोई भी सकारात्मक पहल तो करती नहीं है, ऊपर से उन्हें सरकारी प्रस्तुति के लिए ये सब कलाकार अब निःशुल्क चाहिए। वहीं पर तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि यही सरकार इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तरक भरक वाले गीत संगीत एवं मेले महोत्सव के नाम पर अनजान फिल्मी सितारों को बुला करके 10, 20, 50 लाख देगी। अरे भाई, डबल इंजन पावर्ड सरकार है, कम से कम स्थानीय लोक कलाकारों को भी तो कुछ मेहनत ना देकर के लोक कला और फिर लोक संस्कृति को जिंदा रखिए। ये कहना है तेजस्वी यादव का।
दोस्तों बिहार विधानसभा के आगामी उपचुनाव के लिए जनसुराज के सूत्रधार और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नुआ प्रखंड से की है। यह जनसंवाद कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई पंचायतों में पहुंच करके लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बसपा प्रमुख मायावती पर तीखा तंज कसा है। जब प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके कोरोना संकट में किए गए व्यवहार को लेकर के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब कोरोना महामारी के दौरान पूरे देश से बिहार के बच्चे पैदल चल करके अपने घर लौट रहे थे, तब आपके मुख्यमंत्री पलटू कुमार अपने सरकारी आवास से बाहर भी नहीं निकले। ये चुनाव ऐसे असंवेदनशील मुख्यमंत्री को सबक सिखाने का चुनाव है। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की असंवेदनशीलता पर जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है और संकट के समय उन्हें कोई भी मदद नहीं दी है। वहीं पर इस दौरान प्रशांत किशोर ने भाजपा पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर जनता भाजपा को वोट देती है तो फिर वे सत्ता में आने के बाद लोगों की उम्मीदों को दरकिनार करके नीतीश कुमार के साथ मिल जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सोच समझ करके वोट दें, या ताकि ऐसा गठबंधन है जो कि उनके हितों की अनदेखी करता है सत्ता में न आए। दोस्तों भारत की फेमस लोक गायिका शारदा सिन्हा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो फिलहाल आईसीयू में भर्ती है। जब पिछले कुछ समय से वे लगातार परेशानियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ा दर्द तो ये था कि उनके पति के निधन को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ था कि अब शारदा सिन्हा खुद बीमार पड़ गई है। जब वे पति के जाने के गम से उबर भी नहीं पाई थी कि अब वे खुद अस्पताल में भर्ती है। ऐसे में उनके बेटे अंशुमान सिन्हा भी खासा परेशान है। 72 साल की शारदा सिन्हा को आईसीयू के वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहाँ वह कुछ समय से खाने पीने में कई दिक्कतों का सामना कर रही थी। धीरे धीरे उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। जयसिंगर के बेटे अंशुमान सिन्हा ने भी मीडिया से बातचीत में इस बारे में रिएक्ट किया है। उन्होंने बताया है कि फिलहाल उनकी मां आईसीयू में भर्ती है। जब बिहार से आने वाले शारदा सिन्हा ने देश का नाम खूब रोशन किया है। उन्हें विवाह गीत और छठ के गीतों के लिए खूब जाना जाता है। उन्हें साल 2018 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब छठ आने वाली है और फिर उनकी तबीयत के बारे में सुनकर के उनके तमाम फैंस निराश हैं। आपको बता दूं कि शारदा सिन्हा बिहार के सुपौल जिले की रहने वाली है। जब बिहार के सुपौल जिले से आने वाली शारदा सिन्हा का जन्म 1952 में हुआ। उन्होंने बॉलीवुड के लिए भी काम किया है। वह सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का फेमस गाना कहे तो से सजना से लेकर के तार बिजली के पतले हमारे पिया जैसे गानों को आवाज दे चुकी है। दोस्तों बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने आरजेडी द्वारा लालू प्रसाद के लिए भारत रत्न की मांग को न केवल शर्मनाक बताया है, बल्कि इसे बिहार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बिहार की छवि को भ्रष्टाचार से कलंकित कर चुका है, उसके लिए भारत रत्न की मांग करना इस पुरस्कार की गरिमा को गिराने जैसा है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में बिहार में अपराध, लूट और लड़कियों के साथ गलत काम जैसे जघन्य अपराधों की बाढ़ आ गई थी, जिसे आज भी बिहार वासी जंगल राज के रूप में याद करते हैं। विजय सिन्हा ने कहा है कि आरजेडी के नेताओं में ज्ञान का अभाव है, इसलिए वे ऐसे व्यक्ति के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं जिसने बिहार को बदनाम किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर भारत रत्न की मांग करनी है तो फिर बिहार की उन विभूतियों के लिए करें जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया हो। दोस्तों बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी ने बिहार बोर्ड सेटअप परीक्षा के डेट से जारी कर दी है। आपको बता दूं कि इसमें 10वीं 12वीं के छात्रों ने अपने थ्योरी विषय के लिए तारीख तय कर दी है। जब बताया गया शेड्यूल के मुताबिक 12वीं बोर्ड के छात्रों के लिए सेटअप परीक्षा 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। वहीं पर 10वीं के छात्रों के लिए ये परीक्षाएं 19 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। आपको बता दूं कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यहाँ हम आपको इन परीक्षाओं से जुड़ी अहम जानकारियां देंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। या पहली शिफ्ट सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक होगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक होगी। आपको बता दें कि जो छात्र मिडअप परीक्षा में शामिल नहीं होने होंगे या फिर उसमें फेल हो जाएंगे, उन्हें 2025 की फाइनल परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बीएसईबी ने अपने आधिकारिक एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करके 10वीं 12वीं के सेटअप परीक्षा की तारीखों की जानकारी दी है। दोस्तों बिहार के 40,000 स्कूलों में खेल प्रतिभा खोज मसाल का आयोजन किया जाएगा। इसी महीने की 28 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, जो कि 7 दिसंबर तक चलेगा। इसके तहत स्कूलों में 5 विधाओं में बच्चों की खेल प्रतिभा की पहचान के लिए प्रतियोगिता होगी। जब पूरे बिहार के सभी मिडिल और फिर हाई स्कूलों में इसका आयोजन होगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन ने शुक्रवार तरंग कार्यक्रम के समापन समारोह में इसकी जानकारी दी है। इन प्रतियोगिताओं के तहत जिन बच्चों का चयन होगा उन्हें सालाना 3 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी। शंकराचार्य ने बताया है कि
खेल प्रतिभा में स्कूलों के लगभग 60 लाख बच्चे शामिल होंगे। प्रतियोगिता 5 स्तर पर होगी। विद्यालय स्तर से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद प्रखंड, जिला, प्रखंड स्तरीय पर खेलों का आयोजन होगा। अंत में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होगी। यह चयनित बच्चों को प्रेरणा योजना के तहत सालाना 3 लाख रुपए की खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। छठ महापर्व की तैयारी जोरों पर है और फिर बिहार में इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी पटना के अलग अलग घाटों का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने घाटों पर स्वच्छता, सुरक्षा, शौचालय और फिर चेंजिंग रूम जैसी जरूरी सुविधाओं की जांच की और फिर अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कई अन्य मंत्रियों ने भी निरीक्षण में भाग लिया। आपको बता दें कि गंगा घाटों पर विशेष रूप से तैयारियों का आकलन किया गया और फिर कीचड़ को साफ करने का भी निर्देश दिया गया है ताकि श्रद्धालुओं को घाटों पर किसी प्रकार की कोई भी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। साथ ही बिहार में हाल ही में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर कीचड़ और फिर पानी भर गया था, जिससे छठ महापर्व के दौरान घाटों की सफाई और फिर तैयारी में चुनौती आई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घाटों की साफ सफाई और फिर सुविधाओं का ध्यान रखा जाए ताकि श्रद्धालुओं को साफ और सुरक्षित माहौल मिल सके। वहीं पर जानकारी के मुताबिक छठ पर्व के लिए सरकार द्वारा करोड़ों का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्वच्छता, सुरक्षा और फिर आवश्यक सुविधाओं के लिए प्रबंध किए गए हैं। जहां इसके अलावा मुख्यमंत्री के इस निरीक्षण के बाद आम जनता को भी उम्मीद है कि इस बार छठ पर्व पर हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और फिर सरकार की ओर से दी गई तैयारियों का लाभ मिलेगा। दोस्तों, बिहार के अधिकांश जिलों में दाना तूफान का असर दिख रहा है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज जिले में कल सुबह से ही बारिश होने की वजह से ठंड की दस्तक बढ़ गई है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बारिश का असर देर रात तक बनी रही। आपको बता दूं कि बारिश का मौसम आज देर रात तक बनी रही। इधर अहले सुबह रिमझिम फुहार से शुरुआत हुई, जो कि 9 बजते बजते तेज बारिश में बदल गया। जहाँ तापमान कम होने और फिर बारिश के कारण सड़कों पर आवाजाही काफी कम हो गया। जहाँ मौसम विभाग के माने तो जल्द ही मौसम में बदलाव दिखेगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। बारिश के कारण किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दूं कि इस बारिश के आने से ठंड भी बढ़ गई है। जी हाँ, अब लोगों को कंबल, रजाई, जैकेट, स्वेटर निकालना होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस ने सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम के दौरान आरएसएस सर कारवाहा दत्तात्रेय होसबले ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगी तो फिर आजकल की भाषा में कटेंगे तो बटोगे हो सकता है। उन्होंने कहा कि समाज में अगर आप पिछड़ा जाति भाषा में भेदभाव करेंगे तो फिर हम कटेंगे, इसलिए एकता जरूरी है। हिंदू समाज की एकता लोक कल्याण के लिए है, वह सबको सुख प्रदान करेगी। हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम कर रही है, आगाह करना जरूरी है। उनसे सवाल किया गया कि क्या आरएसएस और भाजपा में खींचतान चल रही है, तो इस पर होसबले ने कहा कि हम सार्वजनिक संगठन हैं, हमारे किसी के साथ खींचतान नहीं है। हम भाजपा, कांग्रेस, उद्योगपति सभी लोगों से मिलते हैं। हम चाहते हैं कि समाज में नफरत ना हो, हिंदू समाज अपनी रक्षा करे और फिर संगठित रहे। होसबले ने कहा है कि कई जगह से धर्मांतरण के मामले सामने आए, दुर्गा पूजा और फिर गणेश विसर्जन के मामले समय हमले भी हुए और हिंदू समाज अपनी रक्षा करे और संगठित होकर के रहे। दोस्तों, एआईएमआईएम ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में अपना कदम रख दिया है। 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ये 7 सीटें हैं पाकुर, महागामा, रांची, जमशेदपुर पश्चिम, बरकागांव, चतरा और गरुआ है। आपको बता दूं कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख काफी नजदीक आ चुकी है। यहाँ 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव होगा। इसे लेकर के सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। माना जा रहा है कि एआईएमआईएम दूसरे चरण की सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दूं कि इन 7 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 22 से 38% है, लेकिन प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं का रुझान एआईएमआईएम की ओर ज्यादा नहीं दिख रहा है। फिर भी ओवैसी को उम्मीद है कि चुनाव में उन्हें अल्पसंख्यक मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। इस कारण फिर एक बार पार्टी ने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। जब प्रत्याशियों के नाम को लेकर के एआईएमआईएम झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने जानकारी दी है कि पार्टी ने 7 सीटों से प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। 7 सीटों पर ये 7 प्रत्याशी हैं। पाकुर से हाजी अनवर आलम, महागामा से कामरान खान, रांची से मेहताब आलम, जमशेदपुर पश्चिम से बाबर खान,
चतरा से सुबोध पासवान, बरकागांव से शमीम अंसारी और गरवा से डॉक्टर MN खान। यानी कि ये कहा जा सकता है कि अब AIMIM किशनगंज में खाता खोलने के बाद झारखंड में भी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में भी AIMIM अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हालांकि किस्मत उनका कितना साथ देती है ये तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि AIMIM यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर किशनगंज के बहादुरगंज से सामने आई है। किशनगंज के बहादुरगंज में बाइक की डिक्की से 4,95,000 रुपए की चोरी की वारदात सामने आई है, जिसका शनिवार को पुलिस ने मामले का उद्भेदन किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना बहादुरगंज थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 22 अक्टूबर को बहादुरगंज के बैसा के रहने वाले शिव कुमार पासवान स्टेट बैंक से 4,95,000 रुपए की निकासी करके मार्केट से घर जा रहे थे। जहां बहादुरगंज के मार्केट के टाइल्स मार्बल्स की दुकान के सामने वे अपनी गाड़ी को रख करके अपना निजी काम करने लगे। इसी क्रम में जब वे लौटे तो देखा कि उनके बाइक के डिक्की का ताला टूटा हुआ मिला और पैसे गायब मिले हैं, जिसके बाद पीड़ित ने थाना पहुंच करके मामला दर्ज कराया। जब कांड संख्या 320/24 दर्ज करके पुलिस मामले की अनुसंधान में जुट गई है, जहां CCTV फुटेज और तकनीकी अनुसंधान की मदद से पुलिस ने चोर की पहचान की और फिर कटिहार के कोरा थाना के अंतर्गत हिस्ट्री सीटर पिंटू पासवान के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस ने चोरी के 3,49,000 कैश बरामद कर लिया है। जब मामले पर बहादुरगंज थाना के थानाध्यक्ष अभिषेक रंजन ने बताया है कि पुलिस ने चोरी के रुपए बरामद कर लिए हैं, मगर पुलिस की भनक लगते ही अपराधी मौके से फरार हो चुका है। मामले में शामिल अपराधियों की खोजबीन की जा रही है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज के टेरागाछ अंचल में सरकारी अमीन पर जमीन मापी के लिए 50,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। रिश्वत की रकम नहीं देने पर दूसरे पक्ष के नाम पर फैसला देने की बात कह दी गई। जब पीड़ित महिला ने अब प्रखंड प्रमुख कार्यालय में आवेदन देकर के न्याय की गुहार लगाई है। ये होता है किशनगंज में। जैसे कि आपको पता है कि किशनगंज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। जिस भी विभाग में जाइए हर जगह भ्रष्टाचार चल रहा है। जब तक नहीं आप पैसे देंगे तब तक काम नहीं होता है, चाहे आप कहीं भी जाएं। जी हर एक विभाग में ऐसा ही हाल है और लोग मजबूरी में भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं। आज भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहाँ हालांकि ये दोषी नहीं साबित हुए। ये आरोप लगाया जा रहा है कि 50,000 रुपए की मांग की गई जमीन मापी के लिए। अगर जमीन 50,000 रुपए नहीं दिया गया तो दूसरे के नाम पर जमीन कर दी जाएगी। ये मामला किशनगंज के टेरागाछ अंचल में सामने आया है।